नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग जो चर्चा सारी कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, वो कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, 2024 के चुनाव की, और उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया है। जैसी सरकार जनता चाहती थी, वो सरकार जनता ने दे दी। सरकार जनता ऐसी चाहती थी कि कोई आदमी ये न कहे एक अकेला सब पर भारी, और वो चाहती थी ऐसी सरकार बने जिसमें हर प्रदेश का मान सम्मान हो। बिहार का भी मान सम्मान हो, महाराष्ट्र का भी हो, आंध्र प्रदेश का भी हो, पूरे देश के हर प्रदेश का सम्मान हो, केवल गुजरात का सम्मान और उनका आधिपत्य ना हो, ऐसा जनता ने संदेश दिया। चलिए, ये तो हुआ लोकसभा चुनाव के बारे में, और जैसी सरकार बन रही है वो आपके सामने है। जिसमें कितने विरोधाभास हैं ये आपके सामने हैं। आपने देखा कि माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मरते दम तक धर्म के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं लेने दूंगा। और मोदी जी का यह कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी ये चाहते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो उद्देश्य था वो ये था, जो दबे हैं, जो कुचले हैं, जो दबाए गए हैं, जो कमजोर हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें अधिकार मिलने चाहिए। ये था मोदी जी का संकल्प। और उनके बिल्कुल प्रतिकूल विरुद्ध चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश के, ये उनका संकल्प था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन 4% का देंगे और उसके अलावा सुविधाएं भी देंगे, बहुत सारी सुविधाएं देंगे, स्टाइपेंड देंगे, रख रखाव के लिए पैसा देंगे, और जो पढ़े लिखे इमाम हैं उनको ज्यादा तनख्वाह देंगे। उन्होंने भी अपने, लेकिन ये संकल्प जो थे विरोधाभासी थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। अब ऐसी स्थिति देश की जनता ने बना दी कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपने बात से मुकरें तो उनकी बात खाली जाती है, और मोदी जी अगर अपने बात से मुकरें तो उनकी बात खाली जाती है। दोनों के लिए ये आवश्यक हो गया कि अपनी अपनी बात पर अड़े रहें। अच्छा, दोनों अड़ नहीं सकते। बिना चंद्रबाबू नायडू के मोदी जी का काम नहीं चल सकता, और मोदी जी के बिना तो चंद्रबाबू नायडू का काम चल सकता है, लेकिन वो अभी फिलहाल ऐसा नहीं कुछ करेंगे जिससे कि ये सरकार एनडीए की गिरे, क्योंकि एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और ये सारे महत्वपूर्ण राज्य हैं। इसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसमें पूरे देश का सबसे ज्यादा राजस्व आता है, और इसी की वजह से जो वहां पे महाअघाड़ी की सरकार थी, शिवसेना की, एनसीपी की, कांग्रेस की सरकार थी, उसे बीजेपी ने गिराया, एनसीपी को भी तोड़ा और शिवसेना को भी तोड़ा। केवल एक कारण था, उसका एक उद्देश्य था कि किसी तरह से ये जो फाइनेंशियली रिच स्टेट है इसको अपने हाथ में कब्जे में किया जाए। और शायद इसलिए भी किया कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे और पुलिस प्रशासन हमारे साथ होगा तो हमको फायदा होगा और चुनाव जीतने में आसानी होगी। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। अच्छा, प्रयास तो पूरा हुआ। प्रयास ये हुआ कि जब शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे अलग गए और अधिकांश विधायक और सांसदों को लेकर चले गए, और चुनाव आयोग ने भी अपना जो करना चाहिए था या कर सकता था उसने किया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना बता दिया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली शिवसेना बता दिया। उन्होंने सोचा कि नया चुनाव चिन्ह मिलेगा शिवसेना उद्धव ठाकरे को, और पुराने जो समर्पित लोग हैं शिवसेना के, बाला साहब ठाकरे के जमाने से, उनके लिए जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है उनके जहन पे उतरा हुआ है, नए चुनाव चिन्ह को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने एनसीपी में किया। एनसीपी में अजीत पवार को तोड़ा। अजीत पवार ने अपने सारे केसेस वापस करा लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और आनंद लिया जीवन का। वहां भी यही हुआ कि एनसीपी टूटी तो एनसीपी, अजीत पवार को असली एनसीपी बता दिया गया, चुनाव चिन्ह उन्हीं के पास रह गया घड़ी का, और जो शरद पवार की एनसीपी थी उसको एक नया चुनाव दिया गया, चुनाव चिन्ह दिया गया। यह माना गया कि चुनाव चिन्ह पे लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके बावजूद कि प्रशासन बीजेपी युति के पास था और शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के पास नए चुनाव चिन्ह थे,
लेकिन रिजल्ट ये बता दिया कि अगर आज उसी आधार पे विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो 2/3 मेजॉरिटी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस को मिल जाएगी। मतलब सुपड़ा एक तरह से साफ हो गया। और इसी का अंदेशा जब लगा फडणवीस साहब को, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये सारे प्रपंच करने के बावजूद कि शिवसेना एनसीपी को नकली शिवसेना एनसीपी बताने के बाद भी और प्रशासन को अपने हाथ करने के बाद भी अगर लोकसभा में ये स्थिति है कि विधानसभा वार 2/3 मेजॉरिटी उद्धव ठाकरे त्रिकुट को मिलती है, तो विधानसभा में तो स्थिति और ज्यादा भयंकर हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव होता है, तो बीजेपी को 4-5% का एडिशनल वोट मिलता है। तो अगर ये एडिशनल वोट मिलने के बावजूद भी बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की ये स्थिति है, तो अगर ये 5% वोट का सरप्लस नहीं मिलेगा, तो विधानसभा चुनाव में तो 80% सीट उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को मिल जाएंगी। तो इसका माने विधानसभा तो आपके हाथ से गई जब भी चुनाव होगा 3-4-5 महीने के बाद। तो एक परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में तो अगली बार चीफ मिनिस्टर जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का होगा। एक संदेश तो इस लोकसभा चुनाव ने यह दे दिया। अब दूसरी स्टेट में आइए आप। दूसरी स्टेट है हरियाणा। हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं। 40 सीटें मिली थी बीजेपी को, स्पष्ट मेजॉरिटी मिली नहीं थी। कांग्रेस को मिली थी 30 सीटें, 10 सीटें मिली थी जजपा को, जो दुष्यंत चौटाला की थी। और दुष्यंत चौटाला जो इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पिछले इलेक्शन के पहले ये कहा था कि हम बीजेपी को यहां से हटा देंगे, निकाल देंगे, और बीजेपी के अगेंस्ट वो चुनाव लड़े थे। और उन्होंने कांग्रेस के वोटों को काटा था, और किसी को ये आशा भी नहीं थी कि कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, 30 सीटें ले आएगी। और दुष्यंत चौटाला के वोटों के काटने के बावजूद ये स्थिति, अच्छा फिर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो 40 सीटें उनकी, 10 सीटें जजपा की। दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जीते हुए, उन्होंने भी इस संगठन का साथ दिया, बीजेपी और जजपा की युति का साथ दिया, और ये शासन में रहे। खट्टर साहब पहले चीफ मिनिस्टर रहे, अब सैनी साहब चीफ मिनिस्टर हैं। तो जजपा ने पिछली बार कांग्रेस का बहुत अच्छा, इस बार के लोकसभा चुनाव का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जजपा तो बिल्कुल खत्म हो गई। इंडियन नेशनल लोकदल तो बिल्कुल खत्म हो गया। देवीलाल परिवार, चौटाला परिवार का तो बिल्कुल राजनीतिक वजूद खत्म हो गया। जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सिमट के रह गई। और अगर आप विधानसभा वार उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर विधानसभा का विश्लेषण करें तो कांग्रेस तो क्लियर मेजॉरिटी से जीत रही है, बड़ी आराम से जीत रही है। और फिर वही स्थिति कि अगर लोकसभा के अंदर 5% वोट ज्यादा मिलते हैं बीजेपी को, और जो विधानसभा में जब लोकल लेवल पे लड़ाई होती है, इधर हुड्डा जी आपके पास हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपके पास हैं, और कांग्रेस बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, टॉल लीडर नहीं है, ना तो मनोहर लाल खट्टर उतने बड़े नेता स्थापित हो पाए, तो इसका माने फायदा तो होगा कांग्रेस को। तो कांग्रेस यहां भी 2/3 मेजॉरिटी से असेंबली में अपनी सीटें बढ़ा लेगी, क्योंकि लोकल लीडरशिप भी है। और इस बार चुनाव प्रधानमंत्री का तो हो नहीं रहा, इस बार तो मुख्यमंत्री का हो रहा है, जिसमें हुड्डा जी का कोई मुकाबला नहीं है। तो हरियाणा भी हाथ से गया, महाराष्ट्र भी हाथ से गया। अब इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत दिनों से विधानसभा के चुनाव टाले जा रहे हैं, लेकिन कराने तो पड़ेंगे, आज भी तो कल कराने तो पड़ेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। पहले हमेशा जम्मू एरिया में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहता था, और जो वैली एरिया थी वहां पे जो गुपकर अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस का और सईद का और कांग्रेस का, वो वैली में रहता था। लेकिन इस बार के अगर विधानसभा के रिजल्ट्स अगर लोकसभा के आधार पे उनका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से ये युति जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। फिर इसमें से 5% का वोट वो घटा दें जो कि केंद्र और राज्य में अंतर आता है, तो इसका मतलब ये 3 स्टेट तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई। महाराष्ट्र गया, हरियाणा गया और जम्मू एंड कश्मीर गया। अब आ जाइए आप बिहार के अंदर।
अब बिहार के अंदर इस पिछली बार भी आपने विधानसभा में स्थिति देखी थी कि वहां पे आरजेडी सबसे बड़ा दल बन के उभरा था, बीजेपी उसके बाद थी, और जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी के भीतरघात और उसके जो रणनीति थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। जो बीजेपी के हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान, उन्होंने बीजेपी की जहां जहां लड़ी थी वहां तो अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे, लेकिन जहां जहां जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट था उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, और ज्यादातर कैंडिडेट वो थे जो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता थे। इसका माने इंपोर्ट किए थे बीजेपी और आरएसएस से अपने कैंडिडेट्स, और उन्होंने जो वोट काटा था उससे जेडीयू का वोट तो कम हो गया था, जेडीयू की सीटें कम हो गई थी, और आरजेडी नंबर 1, बीजेपी नंबर 2 और जेडीयू नंबर 3 की स्थिति में आ गई थी, जो नीतीश कुमार को अखरी थी। इसी प्रकार से कराकात की जो स्थिति है, वहां पे इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने, एनडीए ने सपोर्ट किया, और पवन सिंह को इंडिपेंडेंट लड़वा दिया बीजेपी ने, क्योंकि जैसे उपेंद्र कुशवाहा के खास लोगों ने बताया कि साहब वहां पे जो उनके बूथ लेवल वर्कर्स थे पवन सिंह के, वो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तो बीजेपी ने सपोर्ट तो जरूर कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि उपेंद्र कुशवाहा जीत ना पाए इलेक्शन, जैसे उन्होंने जेडीयू के लिए किया था, तो उपेंद्र कुशवाहा को और कुशवाहा समाज को भी उन्होंने नाराज कर दिया। अब बिहार की स्थिति यह है कि वहां पे जेडीयू जो है वो डिसाइडिंग फोर्स है, मतलब करीब 35% सीटें आरजेडी को मिल जाएंगी, 35% सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, और 30% सीटें जो हैं उसमें जेडीयू का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जेडीयू जिसके साथ होगा उसका पलड़ा तो भारी होगा। अगर नीतीश कुमार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के साथ रहते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए का साथ दिया है, अगर उनके साथ रहते हैं और यही स्थिति बनती है 35% बीजेपी, 35% आरजेडी और 30% जेडीयू, उसके बाद जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो बिना जेडीयू के ना तो बीजेपी का काम चलेगा ना आरजेडी का काम चलेगा, और वही सही समय होगा जबकि जेडीयू लोकसभा में जो उन्होंने सेंटर में सरकार बनाने में मदद की है उससे बार्गेन करें, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करें, बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप लें, दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे मंत्रालय लें, बिहार के लिए स्पेशल स्टेट का पैकेज लें, और बिहार के वो सारे काम जो पिछले बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े थे उन्हें पूरा कराएं। और ऐसी स्थिति में बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे बिहार का और बीजेपी से कहेंगे कि तुम मदद करते हो तो ठीक, नहीं तो हम आरजेडी से मदद ले लेते हैं और दिल्ली सरकार भी गिरा देते हैं, तो ब्लैकमेलिंग की पूरी स्थिति उस समय नीतीश कुमार के पास होगी और बीजेपी उस समय कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार वो गिरने नहीं देगी और बिहार में उन्हें जेडीयू की और नीतीश कुमार की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि वो एनडीए सरकार में रहेंगे और इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की बात उन्होंने अस्वीकार कर दी है, उसके पीछे का रहस्य ये है। चंद्रबाबू नायडू अभी असेंबली इलेक्शन जीते हैं और मेजॉरिटी, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी उनको मिली है। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं आज से 2-3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए थे, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की ईडी ने उनको रुलाया था और उनके यहाँ रेड हुई थी, उनके खास लोग, उनके परिवार के लोगों के यहाँ रेड हुई थी और उसके बाद वो रोए थे, लेकिन उसके बावजूद वे बीजेपी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है, जो उनकी नई कैपिटल बननी है, जो तेलंगाना को हैदराबाद मिल गई है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, वो बीजेपी से पूरा कराएं, और उसके बाद अपने प्रदेशवासियों को ये मैसेज दें कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये त्याग किया, मैंने जिन्होंने मुझे ईडी के माध्यम से सताया था उनकी भी सरकार मैंने इसलिए चलाई कि मुझे तुम्हारे लिए धन की आवश्यकता थी, मदद की आवश्यकता थी, और मुसलमानों को जो उन्होंने 4% रिजर्वेशन और बाकी सुविधाएं देने की बात की है उसको भी वो पूरा करेंगे, जिसको बीजेपी रोक भी नहीं पाएगी, क्योंकि रोकेगी तब जबकि उनकी सरकार एक अकेला सब पर भारी वाली होती। लेकिन अभी तो चंद्रबाबू नायडू के बिना मदद की उनकी सरकार, केंद्र सरकार की सरकार ही नहीं चल सकती, तो वो भी जो मुस्लिम हिंदू नैरेटिव है उसको भी चंद्रबाबू नायडू खत्म कर देंगे, अपने मुसलमान
जो अपने प्रदेश के वासी हैं उनको भी मैसेज दे देंगे, अपने प्रदेश वासियों को भी मैसेज दे देंगे। और उसके बाद जब नीतीश कुमार के असेंबली के इलेक्शंस हो जाएंगे बिहार के, उस समय नीतीश कुमार के लिए भी उपयुक्त समय होगा कि वो अपना निर्णय लें, और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी होगा कि निर्णय लें। अच्छा, यही बात महाराष्ट्र में आप सोचिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, भाई अजीत पवार का तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है, एकनाथ शिंदे के तो चलिए तब भी जीत गए। अब उनको भी पता चल रहा है कि बीजेपी के संघर्ष से उनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं असेंबली में, और असली ताकत जो है वो तो असेंबली से निकलती है, क्योंकि अपने क्षेत्र को तो छोड़ नहीं सकते, अजीत पवार भी नहीं छोड़ सकते और एकनाथ शिंदे भी नहीं छोड़ते, केंद्र की राजनीति में तो जाना नहीं चाहेंगे, वो तो अपनी पकड़ रखना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी पकड़ हो। तो जो ये बार बार दिखाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के विधायक भी जाना चाहते हैं शिवसेना में उद्धव ठाकरे की, और अजीत पवार के विधायक भी जाना चाहते हैं शरद पवार के एनसीपी में, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें राज्य की राजनीति करनी है, और राज्य की राजनीति से अगर उनकी जड़ उखड़ गई तो केंद्र की राजनीति वो कर नहीं पाएंगे, और केंद्र की राजनीति में जब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो उनको पूछने वाला कौन है। अब इस परिप्रेक्ष्य के बाद अगर जयंत चौधरी के साथ जो व्यवहार हुआ है एनडीए की मीटिंग में, ये सारे लोग एक एक लोकसभा सदस्य वाले तो मंच पर बैठे थे और जयंत चौधरी नीचे दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, जबकि उनके 2 सांसद हैं, और जयंत चौधरी का वेस्टर्न यूपी के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव है, वो 3-4% वोट को इधर से उधर कर सकते हैं और पूरा समीकरण बदल सकता है। क्यों जयंत चौधरी को इतना अपमानित किया गया, ये भी मुझे बात नहीं समझ में आ रही। लेकिन एक बात जरूर मुझे समझ में आ रही है कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है, अपोजिशन पूरी तरह से जीत करने वाला है। तो केंद्र में एक ऐसी सरकार हो जो अपने पे पूरी तरह से निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर ना हो, बल्कि दूसरी पार्टियों पे निर्भर हो, तो वो एक लंगड़ी सरकार, और राज्य में अपोजिशन की सरकार, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन हो जाएगा माननीय मोदी जी के लिए कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा कि दिल्ली में अपनी मनमानी कर नहीं सकते, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला नहीं सकते, गुजरात को सारे पैकेजेस दे नहीं सकते, और राज्यों में अपोजिशन की सरकार हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू की सरकार तो हो ही गई वहां पे, अब नीतीश कुमार की सरकार को तो गिराने का बीजेपी सोच भी नहीं सकती, पहले तो सोच भी सकती थी। अगर उनकी 300 सीटें आ जाती तो नीतीश कुमार की सरकार गिर गई होती। अब उत्तर प्रदेश में पंगा लिए हुए हैं योगी जी के खिलाफ, योगी जी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो योगी जी का साथ नहीं दे रहे हैं, तो वहां भी अमित शाह और योगी लॉबी में आपस में भिड़ंत हो रखी है। और योगी जी के पास एक सॉलिड वोट बैंक है और उनकी एक हिंदुत्व की छवि है जो कि मोदी जी की छवि से कम नहीं है, बल्कि अमित शाह से ज्यादा ही है। तो अमित शाह अपनी नेक्स्ट पारी खेलने के लिए मोदी जी के बाद उत्सुक हैं, और योगी जी ये जानते हैं कि अमित शाह उनको टिकने नहीं देंगे, वहां एक प्रकार का अलग युद्ध छिड़ा हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे जो लग रहा है परिदृश्य अगले 6 महीने के अंदर जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव के आधार पे अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो बीजेपी शायद ही कहीं जीते, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की कलाबाजी आपको देखने को मिलेगी, मुझे देखने को मिलेगी। फिलहाल देखते हैं कौन शाम को शपथ लेता है, कौन कौन मंत्री बनता है, उसको देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो खेल होगा, जो अगले 6 महीने में आपके सामने आ जाएगा, उसमें बहुत आनंद आएगा। उसको देखने के लिए वेट कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।